हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एकेटिव का 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम जो है कि क्वांटम सीरीज के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है कि इस वीडियो के माध्यम से फ्लूइड मैकेनिक्स के डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंस होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1, जो कि चैप्टर का नाम है फ्लूइड एंड कंटिन्यूअम। ओके, तो सबसे पहले हम आप देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लूइड एंड कंटिन्यूअम का, तो इस प्रकार से कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लूइड और कंटिन्यूअम होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे फ्लूइड्स क्या होता है। तो फ्लूइड को हम डिफाइन कर सकते हैं, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म कंटिन्यूअसली ओके अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल द शियर स्ट्रेस में बी। ओके, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? जैसा कि आप जानते हैं, फ्लूइड के एक प्रॉपर्टी है ऐसा पदार्थ जो कि हल्के फोर्स पर, हल्के शियर स्ट्रेस के ऊपर लगाने पर जो है कि कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। तो इसे क्या कहते हैं? हम फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, फ्लूइड में तो कंटिन्यूअम क्या होता है? ठीक है, एक कंटिन्यूअम टर्म है। आप कंटिन्यूअसली क्या होता है, मतलब कि इसे हम कैसे कंटिन्यूअम को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अ कंटिन्यूअस एंड होमोजीनियस मीडियम इज कॉल्ड कंटिन्यूअम। ओके, A continuous and homogeneous medium is called continuum. नेक्स्ट हम बात करेंगे रियोलॉजी के बारे में। व्हाट इज रियोलॉजी? ओके, द स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, द स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज टर्म एज रियोलॉजी। याद रखिएगा, आपको रियोलॉजी का जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, रियोलॉजी के अंडर में हम अध्ययन करते हैं। ओके, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है इसके बारे में भी जानना जरूरी है, और न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि नॉन न्यूटोनियन यानी कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। तो उससे पहले हम जान लेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को आप डिफाइन करने के लिए सबसे पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी जैसे फ्लो है, ठीक है, मान लीजिए फ्लो है, वाटर है, कोई फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, कोई एक बाउंड्री लेयर है, बाउंड्री लेयर होगा नीचे, जो भी फ्लो करेगा फ्लूइड वो जो है कि बाउंड्री लेयर पर। तो आप जान रहे हैं कि जब फ्लो का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे में जो बाउंड्री सॉलिड बाउंड्री है, इस सॉलिड बाउंड्री और इस फ्लूइड के कांटेक्ट में जो है कि एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो इसके बाउंड्री सॉलिड है, सॉलिड बाउंड्री है, इसके पास जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी एक कम होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे फ्रिक्शन फोर्स का मान घटता जाएगा, जिसके कारण वेलोसिटी आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसी के बीच एक डायग्राम बनाया गया है। जैसे कि मान लीजिए ये सॉलिड बाउंड्री है। ठीक है, ये सॉलिड बाउंड्री है, और आपने सपोज इस सॉलिड बाउंड्री पर के पास जो है फ्लूइड का वेलोसिटी 0 होगा। ऐसे में जो है कि हम मान लेते हैं y डिस्टेंस पर, ओके, y डिस्टेंस पर अगर फ्लूइड की वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ तक जो है कि u है, तो ऐसे में अगर डेल्टा y डिस्टेंस हम बढ़ा दें, ठीक है, डेल्टा y डिस्टेंस कुछ और ऊपर, तो अभी हमने बताया कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जब इनिशियल क्या था, वेलोसिटी u था, तो जैसे आप डेल्टा y डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो u प्लस डी यू, यानी कि डेल्टा u या डी यू आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी यू का जो है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, सपोज हम मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वो कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट
द shear stress, okay, the shear stress acting on the fluid elements layer is directly proportional to the rate of shear strain, okay। तो मैथमेटिकली हम कैसे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैथमेटिकली, तो shear stress हम मान लेते हैं टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोला है आपका रेट ऑफ shear स्ट्रेन, तो du/dy यानी कि वेलोसिटी और जो है कि आपका जितना इंक्रीज हुआ है डिस्टेंस, ओके। ऐसे में अब जब हम टाउ को लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू, जब इक्वल्स आप कहेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा म्यू, ओके। तो टाउ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू du/dy। म्यू क्या है? म्यू एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है जिसे आप जो है कि डायनेमिक विस्कोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है म्यू इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसे आप डायनेमिक विस्कोसिटी के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में जो du/dy है इसे हम कहते हैं रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन, ओके। रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन को हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि ये हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ओके। टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो हमने अभी जैसा कि ऊपर बताया नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, ओके। तो न्यूटोनियन फ्लूइड आप उसे बोलेंगे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के नियम को फॉलो करता है, ओके। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के नियम को फॉलो करता है उसे हम न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के नियम को फॉलो नहीं करता है उसे हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, ओके। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि फ्रेंड्स कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि आप डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज, जो है कि डेंसिटी आप डिफाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार वेट डेंसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं। फार्मूले से आप जो है कि इसे इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है ρ = m/v, तो इसे आप डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। वेट डेंसिटी को m यहाँ पर जो है कि g जुड़ जाएगा, ठीक है, mg/v, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेट डेंसिटी, ठीक है। वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वेट डेंसिटी, ठीक है। इसका यूनिट्स ये सारे आपको याद रखने हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूमिटी इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम पर यूनिट मास, ओके। वॉल्यूम पर यूनिट मास V/m क्या होता है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, या इसे लिख सकते हैं 1/ρ, ओके। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट टू द गिवन फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। जैसे कि कोई भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड जो है कि फ्लूइड होता है, उसके सापेक्ष जो है कि जो दिया हुआ फ्लूइड होता है उसको जो है कि उसका रेशियो, यानी कि जो स्पेसिफिक जो है दिया हुआ फ्लूइड है उसका वेट, और जो स्टैंडर्ड है, जैसे कि स्टैंडर्ड के रूप में हम बेसिकली वाटर को कंसीडर करते हैं, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है कि हम वाटर को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होता है हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सब टर्म्स है, आप इसे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, आगे आपका यूज होगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम आपके लिए डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ओके। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है? जैसा कि अभी हमने बताया कि आपका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू du/dy। ये क्या है? ये है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, जबकि म्यू क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी हम इससे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी, तो आप इस फार्मूले से म्यू इज इक्वल टू टाउ/du/dy लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन
काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है इसे हमें समझना है। तो सबसे पहले तो हम इस दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। इट इज़ डिफाइन, आप इस फार्मूले से ही डिफाइन कर सकते हैं इजली। ओके, इट इज़ डिफाइन क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी। हम इसे ड्रा कर देते हैं ऐसे लाइन, एक साइड में आपका डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया, दूसरे साइड में आपका काइनेमिक विस्कोसिटी का जो है कि डिफरेंस हम बताने वाले हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू द शियरिंग स्ट्रेस। ओके, इसे आप कैसे कहते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, डायनेमिक विस्कोसिटी यानी कि म्यू और किसी भी फ्लूइड का डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसे हम न्यू यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी से हम जानते हैं। ओके, ये कह रहा है। तो ये हो गया आपका डिफिनीशन। नेक्स्ट पॉइंट के लिख सकते हैं आप, इट इज डिनोटेड बाई म्यू। ओके, डायनेमिक विस्कोसिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से, ओके, न्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मैथमेटिकली अगर फार्मूले की बात करें तो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टू टाउ अपान डी यू अपान डी वाई हो सकता है। और मैथमेटिकली अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो हमने बताया अभी म्यू यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी। ओके, अगर यूनिट की बात करें तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जबकि आपका डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी भी कहीं कहीं बोलते हैं इसे, तो उसका होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये सारे डिफरेंस हो गए आपके डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं न्यूमेरिकल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्क्वायर प्लेट जिसका साइज दिया है 50 × 50 सेंटीमीटर, वेट है आपका स्लाइड्स 200 न्यूटन, डाउन की तरफ स्लाइड कर रहा है एंड इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन पर। ओके, स्लोप किसका है, प्लेन का, वर्टिकल 1 है, हॉरिजॉन्टल आपका 2.5 है। ओके, रेशियो में 1 वर्टिकल 2.5 हॉरिजॉन्टल। ओके, विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेलोसिटी से जो है कि स्लाइड कर रहा है। आप 0.40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया है। इफ़ अ थिन लेयर ऑफ आयल, जो है कि उस प्लेट और जो है कि इंक्लाइंड प्लेन के बीच एक थिन लेयर का आयल थिकनेस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। अभी हम फिगर के माध्यम से समझ लेंगे। फिल्स with the space between the plate. Okay, plate the inclined plane, between the plate and the inclined plane the determine of coefficient of viscosity आपको ज्ञात करना है आयल का। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो रेड वाला हमने बनाया है ये है प्लेट। ओके, प्लेट का साइज कितना है, 50 × 50। ओके, प्लेट और इंक्लाइंड प्लेन जो कि ए बी हमने बनाया है, ए बी सी एक इंक्लाइंड है, ए बी प्लेन पर और ए बी के बीच और प्लेट के बीच हमने एक प्लेट डाटेड किया है। ये जो डाटेड है ये थिकनेस है किसका, आयल का। ठीक है, थिन लेयर ऑफ आयल, थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर। ओके, फ्लूइड का एक जो है कि आयल फ्लूइड का एक थिकनेस है। ठीक है, फिल्म। उसके बाद से आप देख रहे हैं इसका वेट जो प्लेट है दे रखा है 200 न्यूटन। ओके, 200 न्यूटन दे रखा है। 200 न्यूटन को हम मान लेते हैं W डाउनवर्ड। ठीक है, अब क्या है कि ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, वेलोसिटी हम मान लिए हैं U जो है कि वेलोसिटी आपका यहाँ पर हमने दिया है 0.4 मीटर पर सेकेंड। और इसका एरिया हम अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम थीटा हमें नहीं पता है, थीटा हम कैसे निकालेंगे, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रेशियो है, वर्टिकल 1 और हॉरिजॉन्टल 2.5। ओके, तो 1 ए हो गया, हम जो है कि ए बी को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ए बी इज इक्वल टू रूट में 2.5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2.693 होके हम फाइंड कर लिए हैं ए बी का वैल्यू। अब यहाँ से हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं जब ये थीटा है तो हम जो है कि रिएक्शन यहाँ पर W, ठीक है, ये W है
W इसका कास्ट थीटा, यहाँ पे ए बी थीटा होगा, ए थीटा है तो ए बी थीटा होता है, आपने इसमें पढ़ा होगा मैकेनिक्स में। तो ए हो गया आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में मिल डिवाइड कर रहे हैं, तो W कास्ट थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ए वाला हो जाएगा आपका ए W साइन थीटा। और ये जितना है ए हो गया एक तरह से आपका नीचे जो है कि इस प्लेट का वेट, ओके। फोर्स नीचे की तरफ, ये फोर्स हो गया आपका प्लेट का, जब स्लाइड कर रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है, ये फोर्स हो गया W साइन थीटा, हम इसे अज्यूम कर लिए F से, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्लेट का हमने निकाल लिया है एरिया, A इक्वल टू 50 × 50, ये 0.25 स्क्वायर मीटर में चेंज कर लिए हैं। वेट W को हम मान लेते हैं 200 दिया है, वेलोसिटी U 0.4 मीटर पर सेकेंड, लेयर थिकनेस dy 0.5 सेंटीमीटर है, तो मीटर में हमने चेंज कर दिया 5 × 10⁻³ ओके। ए भी हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। वेट एलॉन्ग प्लेट के एलॉन्ग जो है वेट हम मान लिए हैं, अज्यूम कर लिए हैं W साइन थीटा, जैसा कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आप डिवाइड करेंगे तो W साइन थीटा इसे हम मान लिए हैं, यानी कि F के इक्वल, ठीक है। वेट एलॉन्ग प्लेन F इक्वल टू W साइन थीटा। W आपका दिया है 200 और साइन थीटा हमने निकाल लिया यहाँ पर, साइन थीटा इक्वल टू BC/AB हो जाएगा। BC का वैल्यू है 1 और AB हमने निकाला यहाँ पर तो 2.693, तो यहाँ पर पुट कर देंगे साइन थीटा का वैल्यू। तो F जो होगा फोर्स जो आएगा 74.27 न्यूटन आएगा, ओके। ये हो गया आपका फोर्स। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं शियर स्ट्रेस, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से टाउ इज इक्वल टू हम जानते हैं म्यू इंटू dy/dy। क्योंकि वेलोसिटी में परिवर्तन दिखा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर क्या आपका कहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो du इज इक्वल टू u इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि du के बराबर, ओके। तो u इज इक्वल टू du यहाँ पर यही पुट करेंगे 0.4, और आप शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू लिख सकते हो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू म्यू को म्यू से du/dy सेम है, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है कि यहाँ से हमको म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो म्यू इज इक्वल टू कर सकते हैं F/A इंटू ए त्रिया गुणा कर देंगे dy/dy, यानी कि यहाँ dy/du हो गया, ओके। यहाँ पर F का वैल्यू यहाँ आपने निकाल लिया है, एरिया आपने यहाँ पर है हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। एरिया हो गया dy का वैल्यू जो कि दे रखा है, थिकनेस लेयर आपका dy 5 × 10⁻³ मीटर में सारे हैं, ठीक है। तो मीटर में हमने चेंज कर लिया है 5 × 10⁻³ और जो है कि वेलोसिटी आपका 0.4 मीटर पर सेकेंड हो गया। जब आप इसे हल करेंगे तो आएगा आपका 3.7135 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जैसा कि आपका यूनिट होता है। तो यहाँ से आपका म्यू हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं 3.7135 पास्कल सेकेंड, या आप इसे पॉइज में भी लिख सकते हैं 37.135 पॉइज, ओके। ये हो गया आपका आंसर जो कि आपसे पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। नेक्स्ट हम समझेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन जैसा कि फ्रेंड्स जानते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है, तो मॉलिक्यूल्स जैसे कोई 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच जो है आप जानते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जैसे ये चारों तरफ जो है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये सारे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इस प्रकार से जनरेट होंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये जो वाटर है, हमने मान लीजिए वाटर है, वाटर में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मान लीजिए कोई है एक, तो 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच जैसा कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होता है 2 पार्टिकल्स के बीच, तो इसी प्रकार यहाँ पर जो है चारों तरफ जो है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट हुआ है, ठीक है। तो यानी कि जब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ जी, इस पार्टिकल के चारों सब पार्टिकल्स है, तो चारों तरफ जो है फोर्स जनरेट होगा जो एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसके कारण यहाँ पर जो है कि नेट फोर्स आपका जो होगा 0 हो जाएगा, ओके। लेकिन जब आप सरफेस आप देख रहे हैं, सरफेस पर जो सरफेस पर है
तो जब से सपोज एक कोई पार्टिकल्स है सरफेस का, तो चारों तरफ इस पर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स आप जानते हैं जनरेट होता है। तो यहाँ पर होगा जनरेट, यहाँ पर यानी कि इसके चारों तरफ, इधर तो है नीचे साइड में तो है पार्टिकल्स, तो नीचे साइड में जो है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होगा। लेकिन इसके ऊपर साइड में आप देख रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल्स मौजूद नहीं है, जिसके कारण पार्टिकल्स मौजूद नहीं है तो कैसे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ऊपर वाला जो पार्टिकल्स है नीचे की तरफ एक खिंचाव बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो नीचे की तरफ ये खिंचाव बल कार्य करने के कारण इसी प्रकार सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं सरफेस पर एक नीचे की तरफ एक खिंचाव बल कार्य करते हैं। इसी खिंचाव बल को हम जो है कि सरफेस टेंशन फोर्स कहते हैं। सरफेस टेंशन के कारण जो एरिया होता है मिनिमाइज हो जाता है, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण एरिया कम हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में जैसे कि वाटर ड्रॉप हो गया, ठीक है, वर्षा का जो बूंद होती है, ठीक है, वाटर का क्या होता है कि आसपास जब बाहर की जो होते हैं सरफेस टेंशन हो जाता है, एक प्रकार का सरफेस टेंशन क्रिएट होने के कारण जो है कि इसका एरिया मिनिमाइज होता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए सरफेस टेंशन के। इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड in contact with a gas or on a surface between two immiscible liquids such that the contact surface behaves like a membrane under tension। ओके, जैसा कि एक मेम्ब्रेन अंडर टेंशन के यानी कि परत बना लेता है, ठीक है, टेंशन फोर्स का कारण। ठीक है, तो ये जो है कि सरफेस टेंशन हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे कैपिलरिटी। कैपिलरिटी समझने से पहले आपको हमें पता होगा, उम्मीद होगा कि आपको कोहेशन और कोहेशन फोर्स और एडेशन फोर्स, ओके, दोनों आपको पता होंगे। कोहेशन क्या होता है, सेम पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, जबकि एडेशन क्या होता है, डिफरेंट पार्टिकल्स जो होते हैं जैसे कि सॉलिड बॉडी और वाटर के पार्टिकल्स के बीच जिसके कारण लगने वाले जो उत्पन्न अट्रैक्शन फोर्स होते हैं उसे एडेशन फोर्स कहते हैं। ये सारे चीज़ आप जानते होंगे। ठीक है, तो कैपिलरिटी उसी पर डिपेंड है। तो कैपिलरिटी क्या होता है, कैपिलरिटी जैसे कि कोई भी पतला ट्यूब होता है, ठीक है, कोई पतला ट्यूब है आपका, आप उसे जल में जब भिगोते हैं, पतला जिसके डायामीटर काफ़ी पतला होता, तो थीन जो है कि डायामीटर का एक ट्यूब है, आप उसे वाटर में या किसी भी लिक्विड में जो है कि इमर्स करेंगे यानी कि डालेंगे, तो वाटर जो होगा या तो लिक्विड से ऊपर होगा, ठीक है, या तो राइज करेगा या तो डाउन कर जाएगा। ये जो राइज और डाउन करने की जो प्रोसेस होती है, जो फिनोमेना होता है, यही जो है कि प्रॉपर्टी कैपिलरिटी कहलाती है। तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, कैपिलरिटी इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड सरफेस इन ए स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू द एडजस्टेंस general level of liquid when the tube is held, जब ट्यूब को पकड़ा जाता है वर्टिकली इन द लिक्विड, दिस फिनोमिना इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कोहेशन एंड एडेशन फोर्स के कारण। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना होता है दोनों यानी कि कोहेशन फोर्स और एडेशन दोनों के कंबाइंड फोर्स के कारण जो है कि फ्लूइड या तो राइज होता है या तो डाउन होता है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना होता है इसी फिनोमिना को हम जो है कि कैपिलरिटी कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सपोज कोई भी एक वाटर है, इसमें आप कोई एक ट्यूब है इमर्स कर रहे हैं। वाटर के केस में क्या होता है, वाटर के जो पार्टिकल्स यहाँ पर कोहेशन फोर्स जनरेट होंगे, और ये जो है कि ग्लास है यानी कि ट्यूब है, ट्यूब की सतह पर जो है कि आप जानते हैं वाटर का जो कोहेशन फोर्स होता है वाटर के केस में एडेशन फोर्स से कम होता है, यानी कि जो कोहेशन फोर्स होगा वो एडेशन फोर्स से कम होता है। कोहेशन फोर्स कम होने के कारण एडेशन फोर्स अधिक है, तो जिसके कारण ये भीग जाएगा सतह और ये ऊपर उठ जाएगा यानी कि राइज कर जाएगा वाटर के केस में। तो किसी प्रकार से अवतलन जो है कि फिगर जनरेट करेंगे। इसके केस में क्या होता है, फार्मूला राइज, सपोज h डिस्टेंस राइज किया है वाटर हाइट, तो h का फार्मूला क्या होता है, h इक्वल टू 4 सिग्मा यानी कि सरफेस टेंशन कास्ट थीटा, जो कि थीटा ऑलवेज क्या होता है 90 डिग्री के
यानी कि जो होता है ये थीटा 90 डिग्री से ऑलवेज हमेशा कम होता है, cos थीटा अपन रो जी डी, जो कि ये होता है आपका कैपिलरिटी का फार्मूला। अगर वाटर के स्थान पर मरकरी में आप इमर्स करते हैं तो मरकरी का आप जानते हैं मरकरी का जो कोहेशन होता है, जो है कोहेशन, वो ग्रेटर देन होता है एडिशन से। ठीक है, वाटर में क्या था, कोहेशन फोर्स लेस देन था एडिशन से, जबकि इसमें क्या था, ग्रेटर देन है एडिशन से, यानी कि इसका कोहेशन फोर्स मरकरी का अधिक होगा एडिशन फोर्स से, जिसके कारण जो है कि ये भिगोएगा नहीं, जो है सतह जो है कि ट्यूब का भीग नहीं पाएगा। ठीक है, इसके कारण से राइज ना होके ये डाउन कर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ उत्तल आकृति का जो है कि फिगर बनाता है। इसे हमने समझाने के लिए बता दिया, एग्जाम में आए तो आप कोई भी एक फिगर आप जो है कि बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका कैपिलरिटी, और कैपिलरिटी के लिए मेन फार्मूला है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कैपिलरिटी का फार्मूला जो है कि कैपिलरिटी पर बेस 2 नंबर में या 5 नंबर में आएगा तो हो सकता है 2 नंबर में आएगा तो इस फार्मूले पर आएगा। इजीली आप इस फार्मूले को पुट करके आप जो है कि इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट, सोप बबल एंड जो है कि लिक्विड जेट। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी सोप बबल होता है, ठीक है, बुलबुला सोप बबल हो या सॉलिड यानी कि वाटर ड्रॉपलेट हो, यानी कि जल की बूंद हो, या वाटर जेट हो, इन केस में जो है कि इनसाइड प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे कि आप यहाँ आपको मैं समझा दे रहा हूँ, एक जो है कि सॉलिड जो है कि ये है वाटर ड्रॉपलेट यानी कि ये, ठीक है, इसका डाया क्या है, डी व्यास का जो है कि डाया है, ऐसे में डी का। ठीक है, तो ये सिग्मा सपोज हमने बताया कि सरफेस टेंशन कार्य करता है सतह पर। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन एक क्रिएट होगा सतह पर, ये हो गया मान लीजिए सिग्मा। हम इसे अज्यूम कर लेते हैं हाफ। ठीक है, हाफ यानी कि अंदर साइड में ये जो है कि एक प्रेशर इनसाइड प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये इनसाइड प्रेशर क्या होगा, सपोज मान लीजिए फी, और ये सतह पर सिग्मा। ठीक है, तो इसके लिए इनसाइड प्रेशर का जो फार्मूला होता है वाटर ड्रॉपलेट के केस में आपका 4 सिग्मा अपॉन डी होता है। इसी प्रकार अगर सोप बबल है, सोप बबल का मतलब है जो कि अंदर से क्या हो, खोखला होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक मोटा जो है कि थिन लेयर होगा। ऐसे केस में ये सेम इसी प्रकार से हाफ इसे, तो इनर एक जो है कि प्रेशर इनसाइड क्रिएट होगा, और जो है कि सिग्मा जो कि ऊपर वाला जो लेयर्स है और इनर लेयर्स है, यहाँ पर दोनों जो है कि 2 प्रकार के जो है कि 2 जो है कि आपका सरफेस टेंशन क्रिएट होंगे। ऐसे केस में जो है कि इनर फोर्स जो हो जाता है 8 सिग्मा अपॉन डी हो जाता है सोप बबल के केस में। इसे आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल में जो है कि आप इसे हल कर सकते हैं। और वाटर जेट के केस में इसी प्रकार जो है कि आपका जो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू इनर इनसाइड प्रेशर 2 सिग्मा अपॉन डी, जहाँ पर सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है, डी इज इक्वल टू डाया। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले आपको बिल्कुल याद रखना है, काफ़ी मोस्ट यानी कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वाटर ड्रॉपलेट पर आधारित जो है कि हम एक क्वेश्चन जो है कि देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस जो कि क्वेश्चन जो है कि आता है। ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस भी 50% होते हैं, 50% न्यूमेरिकल के। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इफ़, आपको यहाँ पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरत है, वाटर ड्रॉपलेट का है या सोप बबल का है या वाटर जेट का है। ठीक है, तो काफ़ी गलत ना होने के चांसेस हों, आपको देखना है कि बबल कहा है या ड्रॉपलेट के लिए कहा है, तो आपको इसे ध्यान देना है। ठीक है, और ये सारे फार्मूले आपको तीनों जो है कि याद रखना है, जैसा कि हमने बताया ये वाला। ठीक है, तो वाटर ड्रॉपलेट, सोप बबल और वाटर जेट के केस में। ठीक है, उसके बाद से द प्रेशर इनसाइड इज टू बी, इनसाइड आपका प्रेशर दिया है 0.0018 की ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ग्रेटर देन द आउटसाइड। ओके, इनसाइड का प्रेशर जो है आउटसाइड की तुलना में अधिक है। ये कह रहा है कितना है इनसाइड का प्रेशर, तो आपका दिया है, आउटसाइड के प्रेशर से हमें मतलब नहीं है। गिवन द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कॉन्टेक्ट विद एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस एज 0.0075 की ग्राम पर मीटर। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यूनिट दिया है मीटर, तो चाहे आप तो सेंटीमीटर में दोनों को चेंज कर लीजिए या तो दोनों को मीटर में, तो हम सेंटीमीटर में इसे चेंज करके हल करेंगे, इजीली होगा। ठीक है, तो
सबसे पहले तो आप डाया आपको ज्ञात करना है। सिग्मा का वैल्यू सरफेस टेंशन आपका दिया है मीटर में, इसे हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। 7.5 इंटू 10⁻⁵ किग्रा पर सेंटीमीटर। ओके। इनसाइड प्रेशर आपका 0.0018 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर इनसाइड प्रेशर है। फार्मूला आप क्या है वाटर ड्रॉपलेट के केस में, वाटर ड्रॉपलेट के केस में जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि P = 4 सिग्मा अपॉन डी, तो P = 4 सिग्मा अपॉन डी, आपको D फाइंड आउट करना है तो D = लिख सकते हैं 4 सिग्मा अपॉन P, 4 इंटू सिग्मा 7.5 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 0.0018 जो है कि आएगा आपका 0.166 आप लिख सकते हैं, जो कि डाया जो होगा वाटर ड्रॉपलेट का वो होगा आपका 0.1667 सेंटीमीटर, विल बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सभी भी जो है कि यूनिट 1 के कुछ अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। इस कारण से हम नेक्स्ट जो है कि यूनिट 1 का पार्ट 2 जो है आप ज़रूर देखें, काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत में आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।